नमस्कार श्रोताओं, रेडियो रंग से मैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं देवरिया स्वास्थ्य दर्पण। देवरिया स्वास्थ्य दर्पण के अंतर्गत हम लेकर के आते हैं अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टरों को और चर्चा करते हैं अलग अलग बीमारियों पे। तो चूंकि आज मौसम बदल रहा है और जाड़े से गर्मी की तरफ बदल रहा है, तो आज इस विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे शहर के मशहूर डॉक्टर जगदीश नारायण पांडे, यानी कि JN पांडे। और हम चर्चा करेंगे छोटे बच्चों पर, जो हमारे और आपके घर के भविष्य भी हैं, कि इस बदलते मौसम में छोटे बच्चों में कौन कौन से परिवर्तन के दौर में परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं। तो आइए विलंब न करते हुए हम आपको भी रूबरू कराते हैं डॉक्टर JN पांडे से। नमस्कार सर। नमस्कार। देवरिया स्वास्थ्य दर्पण में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। चूंकि मौसम जो है जाड़े से और गर्मी की तरफ परिवर्तित हो रहा है, तो आज हम बच्चों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं आपसे। तो बच्चों में कौन कौन सी मौसम, बदलते हुए मौसम में बच्चों में कौन कौन सी परेशानियां होती हैं और दिक्कतें होती हैं, लेकिन माँ बाप कैसे जो है उनका रख रखाव कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं सर। देखिए, आजकल सही बात है, मौसम बदल रहा है। मौसम में दिन में गर्मी, रात में थोड़ी ठंड हो जाती है, शाम में ठंड हो जाती है। तो बदलते परिवेश में कुछ शरीर के अंदर जी सर जो रिएक्शन होते हैं, वो कुछ किसी में ओवर रिएक्शन हो जाता है, किसी में कम रिएक्शन होता है, लेकिन रिएक्शन बच्चों में ज्यादा देखा गया। आज जो डे टू डे क्लिनिक पे पेशेंट की बाढ़ लगी हुई है, जो आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर केस जो है या तो वायरल फेरिंजाइटिस है, वायरल डायरिया है जी सर, कुछ एटॉपिक डर्मेटाइटिस के केसेस आ रहे हैं, ब्रोंकियल अस्थमा का केस खूब आ रहा है। और उसी ब्रोंकियल अस्थमा में कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो वालरी के रूप में आ जा रहे हैं, जिसको हम लोग वीज एसोसिएटेड लोअर चेस्ट इन्फेक्शन कहते हैं जी सर। जिसमें एलर्जेंट भी मिला होता है और साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को जो वालरी के रूप में आते हैं जी सर, वो आउटडोर पेशेंट के रूप में ट्रीट थोड़ा कम हो पाता है, उसको इंडोर करना पड़ता है। तो मैं अपने दर्शक बंधुओं से यही कहना चाहूंगा जी कि इस बदलते परिवेश में, बदलते माहौल में थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा जी। खास करके ठंडी से बचनी होगी। मतलब माँ बाप उसका ध्यान बच्चों को, बच्चे तो बचेंगे नहीं, लेकिन माँ बाप को ही बचाना है बच्चों। माँ बाप को ध्यान देना होगा, बच्चों को सुबह शाम अच्छे कपड़े से ढक के रखें, कान वान ढक करके रखें। और हाँ, ताकि एक बैग जो जाड़े में था, एक बैग जो है उतार करके किनारे न कर दे, कपड़े किनारे न कर दे। और यह जरूर ध्यान दें कि जैसे कभी कभी ये होता कि कहीं जा रहे हैं, किसी शादी वादी में दोपहर में जा रहे हैं, कम कपड़े पहन के जा रहे हैं और वहाँ शाम हो गई, और शाम होते ही वहाँ ठंडक पड़ने लगी और आप जो है प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आपको ठंडक लग सकती है। और बच्चे साथ में है तो बच्चे को ठंडक ज्यादा असर करता है, उसको ठंडक लगती है जी सर। साथ में बच्चे आजकल आइसक्रीम देख रहे हैं, तो जिन बच्चों को पहले से अस्थमा का अटैक आ रहा है और देख लिया आइसक्रीम है, आइसक्रीम खा लिया, तो ज्यादातर चांसेस है कि उसको फेरिंजाइटिस होनी है। जब एक बार फेरिंजाइटिस होगी तो उसको ब्रोंकियल अस्थमा पोटेंशिएट कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखें कि जो ठंडी चीजें हैं उससे परहेज करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, दही है, आइसक्रीम है, ये चीजें वहाँ उसको बंद रखें हाँ, न खाएं। तो सर, ये इस मौसम में आपने बताया कि ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह है, ब्रोंकियल अस्थमा सर, ये इसका कारण क्या होता है और इसका बचाव कैसे किया जा सकता है? देखिए, ब्रोंकियल अस्थमा तो प्योरली एलर्जिक प्रॉब्लम है जी सर। एलर्जेंट होते हैं, इस समय सीजन में आप देख रहे हैं चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, सरसों के फूल हैं, तमाम फ्लावरिंग हो रही है। तो जितने भी फ्लावरिंग होते हैं उससे पॉलेन्स निकलते हैं और वो हवा में पॉलेन्स जो है इधर उधर घूमते हैं। तो खास करके उन बच्चों में जिनमें ब्रोंकियल अस्थमा पहले से है, तो वो ब्रोंकियल अस्थमा का पोटेंशिएट कर देते हैं। और खास करके न्यूअर में भी वो एलर्जेंट एस्थमेटिक का पोटेंशिएट कर देते हैं। फूल के वजह से भी एक कारण फूल बन सकता है, फूल कारण। और इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में, देहातों में तो सरसों का फूल खूब खिला हुआ है। तो इस समय एक तो फ्लावरिंग सीजन है और दूसरा थोड़ा सा पछुआ हवा चलता है इसमें जी जी, जैसे माघ का हवा कहते हैं, फागुन माघ का। तो इस हवा में डस्ट भी होते हैं, तो डस्ट दूसरा कारण है।
तीसरा कारण है कि एक जगह से फ्लावरिंग का पॉलन दूसरे जगह का ट्रांसपोर्ट भी हो जाते हैं उसके माध्यम से। तो डस्ट मुख्य कारण, पॉलन, डस्ट, और इसके अलावा जो शरीर के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी, यह डस्ट जो है हर एक को नहीं नुकसान करता है जी सर, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी शरीर इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, उसके प्रति उसका रिएक्शन ज्यादा हो जाता है, हाइपर रिएक्टिविटी कहते हैं। तो जब हाइपर रिएक्शन होता है तो उसमें ब्रोंकियल चोकिंग होती है, और चोकिंग होती है, सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, उसमें सूजन हो जाता है सांस लेने में, तो वो नैरो हो जाता है। और आप जानते हैं फिजिक्स का फार्मूला है कि 1/4 नैरोइंग हुआ तो उसका 4 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इस तरह से ब्रोंकियल अस्थमा पोटेंशिएट कर जाता है। तो हम कहेंगे कि बचाव के लिए अगर कहीं जाना हो तो इस समय अगर मास्क लगा के जाए तो बल्कि ये ज्यादा बेटर होगा, थोड़ा सा बचाव किया जा सकता है। अपने भी लगाए, बच्चे को भी लगाए, और अगर बहुत जरूरी न हो तो बच्चों को बाहर कम निकालें, घर के अंदर ही रखें तो ज्यादा ठीक है जी। तो सर आपसे मैं ये जानना चाहता था कि ये निमोनिया और अस्थमा, इसमें ये दोनों क्या चीज है, कैसे अंतर क्या है इसमें? देखिए, जैसे एक निमोनिया है, एक अस्थमा है। अस्थमा तो एलर्जिक, ज्यादातर एलर्जिक होता है। जी सर। और कुछ परसेंटेज देखा गया कि इसमें वायरस, कोई वायरस ट्रिगर किया और वायरल इन्फेक्शन हुआ तो वो पोटेंशिएट कर जाता है वायरल अस्थमा। तो वायरल ट्रिगर्ड अस्थमा कहते हैं उसको। तो ऐसे में जो अस्थमा होता है वो उसमें सांस चलता है, कुछ प्रोड्रोमल सिम्टम्स पहले आ जाते हैं, कुछ सर्दी जुकाम होगा, नाक बहने लगेगी और दूसरे तीसरे दिन सांस चलने लगेगी। जी सर। लेकिन बच्चा फिर भी प्लेफुल रहेगा, सांस लेगा लेकिन प्लेफुल रहेगा, उसकी एक्टिविटी नॉर्मल रहेगी। लेकिन निमोनिया के केस में बच्चा सुस्त होने लगेगा, सांस चलेगा, सुस्त होगा और बुखार तेज हो जाएगा, उसको बुखार आने लगेगा। यानी कि उसमें बुखार नहीं होता, इसमें बुखार हो जाता है। आप ये देखिए कि ब्रोंकियल अस्थमा अलर्ट रहेगा बच्चा, बच्चे की एक्टिविटी नॉर्मल रहेगी बट सांस लेता रहे जी। और निमोनिया है, उसमें बच्चा सांस लेगा लेकिन सिक लगेगा, सुस्त लगेगा, और किसी बच्चे में उल्टी होने लगती है और तेज बुखार हो जाता है। तो माँ बाप को ये देखना होगा कि अगर प्लेफुल बच्चा है और सांस ले रहा है तो ये अस्थमा की वजह से हो रहा है, और प्लेफुल नहीं है बच्चा सुस्त है, उल्टी कर दे रहा है, यानी कि सांस ले रहा है, कूद खेल नहीं रहा है, हाँ, एक जगह पड़ा हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब ये इसको निमोनिया उसको हम लोग वालरी कहते हैं, वीज एसोसिएटेड लोअर चेस्ट इन्फेक्शन। जी। एस्थमेटिक अटैक भी हो सकता है और उसके साथ इन्फेक्शन भी हो सकता है, दोनों चीजें एक साथ हो सकता है। तो इसलिए दमा और निमोनिया, दमा थोड़ा कम सीरियस है लेकिन निमोनिया ज्यादा सीरियस होता है। दमा तब सीरियस हो जाता है जब सांस ज्यादा लेता है और माँ बाप उसको इग्नोर करते हैं। जी, माँ बाप इग्नोर करते हैं तो हर बार जो है सांस लेता है बच्चा, वो निकल नहीं पाता है जी, जितना सांस लेता है उतना निकाल नहीं पाता है, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है वो बाहर नहीं निकलता है, तो उसमें हाइपर कार्बिया होने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है, यानी वो ज्यादा इन्फेक्शन पैदा करता है। इन्फेक्शन नहीं, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। जी। और जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, शरीर के अंदर का जो एसिड बेस कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब होने लगता है और एसिडिक ज्यादा होने लगता है, तो उस समय सडन डेथ भी हो जाती है। इसलिए ऐसे केसेस को, जो बच्चा सांस तेज ले रहा है, यानी कि माँ बाप को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे ही सांस तुरंत अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से सलाह ले और उसका निदान करवाएं। जी सर। और निमोनिया में भी यही है, निमोनिया में भी रुकने की जरूरत नहीं है। अगर सांस फूल रहा है, बच्चा सुस्त है, दूध नहीं पी रहा है, उल्टी हो रही है, तो ये मान लेना चाहिए कि ये अब एक स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है। सर ये इस जैसे ये बदलता मौसम है, तो इस बदलते मौसम में कौन कौन सी ऐसी लक्षण है जिसको देख करके माँ बाप ये समझ जाए कि ये बड़ा क्रिटिकल है, बस तुरंत हमको अपने डॉक्टर और से परामर्श लेना चाहिए? जैसे काव्य में बताया आपको जी कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं सर? इसमें खास करके एक तो अस्थमा आ रहा है, एक वीज एसोसिएटेड। बच्चे बताते तो है नहीं कि हमको दर्द है, कि सर्दी है, कि बुखार है, सब कुछ लक्षण को देख करके माँ बाप पहचान पाए। तो बच्चे को ज्यादा नजदीक माँ रहती है,
तो माँ को ये सेंस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगर बच्चा पहले जैसा प्लेफुल नहीं है, पहले जैसा रिएक्शन नहीं दे रहा है, बच्चा जो है सांस ज्यादा ले रहा है, नाक बह रही है, छींक आ रही है और सांस ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब कि बच्चे को कहीं ना कहीं ये ट्रिगरिंग पॉइंट है जी। क्योंकि अगर उसके पास कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन पहले का है और वो पहले से ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट है, तो उसको तुरंत दे और अपने डॉक्टर को दिखा दे। दूसरा ये है, एक समय एक और भी ये इस समय का केस आ रहा है देखने को, वो है वायरल डायरिया। जी सर। हल्का सर्दी जुकाम हुआ और बच्चा उल्टी करने लगा। जी सर। और 1 2 नहीं 8 10 उल्टी कर दिया और उल्टी करने के बाद फॉलोड बाय डायरिया, टट्टी होने लगा। माँ जो है समझ रही कि सीजन का बुखार है और लेके पड़ी हुई है, बच्चा डिहाइड्रेटेड है, तो उसको देख लेना है कि अगर वो पिंच करके देख रही है और स्किन का रिकॉइलिंग होता है, स्किन को दाबते हैं तो अपने स्थान पे आने का समय रिकॉइलिंग टाइम कहते हैं। अगर वो तेजी से अगर रिक्वायल नहीं होता है, नहीं आता है, इसका मतलब डिहाइड्रेशन, यानी वहां दबाने पे से सिकुड़ जाता हो। हाँ, सिकुड़ जाता है और फिर अपना फ्लक्चुएशन उसमें ना हो। हाँ, तो जब नॉर्मल ना हो तो इसका मतलब धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आ रहा है, इसका मतलब डिहाइड्रेशन है। और दूसरा यह है कि क्या बच्चा पेशाब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर पेशाब 8-10 घंटे से ज्यादा हो गया, पेशाब नहीं कर रहा है, तो यह भी बताता है कि इसको डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ORS तुरंत भागिए डॉक्टर, ORS दीजिए। एक भ्रमांति है हमारे यहाँ, लोग कहते हैं कि उल्टी हो रहा है तो हमको पानी नहीं पिलाना चाहिए। जी, अरे उल्टी हो तब भी आप ORS का घोल पिलाते रहें। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ जरूर एब्जॉर्प्शन होगा और आपका बच्चा जो पहले शुरुआत में कम समय में खराब होने वाला होगा, वो थोड़ा देर टाइम मिल जाएगा, टाइमिंग मिल जाएगा, टाइमिंग बढ़ ताकि आप अपने डॉक्टर से सलाह ले। तो इसलिए अगर 5-7 बार उल्टी कर दिया है बच्चा जी सर, और डायरिया उसको 4-5 बार हो गई है, आप तुरंत अलर्ट हो जाइए कि इसको स्पेशलिस्ट को दिखाना है, नहीं तो वो डायरिया धीरे धीरे सीवियर होती जाएगी, जानलेवा बन जाएगी। और सबसे जो खराब पहलू होता है इसका, वो किडनी पे इसका असर होता है। जी सर। और एक डिजीज होती है, हम लोग कहते हैं ATN, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, वो एक बार सेट हो जाता है फिर वो रिवर्सल मुश्किल हो जाता है और बच्चा जो है किडनी फेलियर में चला, यानी कि फिर से वो अपने कंडीशन में नहीं होगा, वो सीरियस कॉन्सिक्वेंस। तो देखने में तो डायरिया लगता है बात इजी है, पर उसके कॉन्सिक्वेंस जो है बड़े खराब होते हैं। किडनी है और ब्रेन में भी एक एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ ADH कहते हैं, यानी कि दोनों पे असर डालता है, वहां सूजन हो जाती है, बच्चा बेहोश हो जाता है। तो छोटी चीज है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस बड़े हैं। आपको उस राइट टाइम पे समझना है और राइट टाइम पे अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। तो सुन रहे हैं श्रोता, डॉक्टर साहब ने कितनी डीप और अच्छी जानकारियां आपको दे रहे हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब से अब सर, अब आपसे ये जानना हम चाहेंगे कि जैसे हमारे श्रोता जो हैं दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैठे हुए हैं, जो मुझे सुनते हैं और देखते हैं, तो सर अब हम आपसे ये चाहेंगे कि इस बदलते हुए मौसम में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे को पूरी तरह से कपड़े में ढक कर रखें, उसके ठंड लगने का ख्याल रखें, खास करके शाम के पीरियड में उसका मोजा पहनाइए और ऊपर जो है ऊनी कपड़े पहनाइए, कान ढक करके रखिए। एक तो ये है। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सी बीमारियां जो माँ के दूध के पिलाने से नहीं होती हैं या होती भी है तो उनकी सीवियरिटी कम होती है, जैसे वायरल डायरिया ही है। अगर कोई माँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती है, दूध पिलाती है, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रखती है और उसके बाद 6 महीने के बाद वीनिंग यानी भोजन, सेमी सॉलिड भोजन स्टार्ट करती है, तो यह देखा गया है कि ऐसे बच्चों में डायरिया भी कम होता है, ब्रोंकियल अस्थमा भी कम होता है और एलर्जी से होने वाले एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी कम होते हैं। आगे चल के डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां भी उनमें कम होती हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव 6 मंथ तक अपना दूध पिलावें,
जब तक कि कोई विशेष कारण न हो तब तक आपको ऊपर से दूध देने की जरूरत नहीं है। और खास करके गाय का दूध, जो कभी मदर पूछती है कि गाय का दूध देना चाहिए या नहीं, तो मैं कहूँगा कि 6 महीने तक तो गाय का दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है और गाय का बछड़ा बड़ा होता है, उसके दूध में तमाम ऐसे तत्व होते हैं जो मात्रा में 3 से 4 गुना ज्यादा होते हैं, तो वो अननेसेसरी किडनी पे ओवरलोड देते हैं। तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि आप अगर बच्चा पहले से एस्थमेटिक है तो बदलते सीजन में आपको सतर्क रहना होगा। आपको अपने कंसल्टेंट से कुछ दवाएं अपने घर में रखनी पड़ेंगी, जैसे उल्टी की दवा ऑन्डेंसिट्रॉन सब लोग जानते हैं, वो आप घर में रखिए। जैसे पहला दूसरा उल्टी हो आप उसको दे दीजिए ताकि वो उल्टी रुक जाए। उल्टी अगर रुक गया तो हॉस्पिटल में आने की संभावना लगभग 50% कम हो जाएगी, क्योंकि डायरिया फिर होगा तो डायरिया में आप ORS देते रहिए और ORS दे करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। 2-3 लक्षण हमने बताया। अगर बहुत ज्यादा सुस्त हो जाए बच्चा, पेशाब 12 घंटे में करे, 8 से 12 घंटे में न करे, तो तुरंत अपने कंसल्टेंट से मिलें। चौथी चीज है, तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि आप जहां रहते हैं अगर एस्थमेटिक है तो जिस कमरे में रहते हैं उसमें कम से कम आर्टिकल्स रखें, सामान कम से कम रखें और कमरे को साफ करें। हफ्ते में 1 दिन जरूर उसके डस्ट को क्लीन कर लेना चाहिए और वेंटिलेटेड कमरा होना चाहिए, हवादार, हवा एक दूसरे तरफ से क्रॉस कर जाए, ये वेंटिलेटेड कमरा होना चाहिए। उसमें भी देखा गया है कि ब्रोंकियल अस्थमा के एपिसोड कम होते हैं। और एक वैक्सीन आती है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा जो है वायरल ट्रिगर्ड अस्थमा भी होता है। तो वायरल ट्रिगर्ड अस्थमा में देखा गया है कि जो वायरल ट्रिगर्ड अस्थमा है वो इन्फ्लुएंजा से वायरस से होता है, तो उसके लिए वैक्सीन आ गए हैं। वो वैक्सीन बच्चों में 6 महीने और 7 महीने पे, 6 महीने पे पहला डोज, 7 महीने पे दूसरा डोज लगता है और उसके बाद हर साल लगता है। यद्यपि ये बड़ों में भी लगता है, हर साल एक वैक्सीन आती है और ये वैक्सीन हर साल बदल के आती है, नए नए स्ट्रेन्स आते हैं उसके अगेंस्ट में ये आता है। तो वैक्सीन लगवा लेने से भी एस्थमेटिक अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो स्वस्थ खाना खाएं, हरी सब्जियां खूब खाएं और हवादार कमरा रखें, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे बच्चे को रखें और वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। अपने शरीर का रख रखाव करें, मास्क का उपयोग इन बदलते सीजन में करें, यही हमारा संदेश है। और आप सभी स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हो, यही हमारी शुभकामना है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर JN पांडे को, जो बच्चों के ऊपर इतनी अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी दिए। तो मुझे आशा है कि इसका लाभ आप लोग भी लेंगे। तो अगले एपिसोड में हम फिर किसी नए विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ किसी नई बीमारी पर चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहें रेडियो रंग 89.6 FM को और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।